Hello students, I am a teacher Vikas Shukla, a chemistry teacher, and today I am going to start the chapter solution from your class 12. ये चैप्टर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है मोल्स के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ये इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना अधिक हो सके घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय कोरोना वायरस कोविड-19, शायद आप उन्हें पता भी किया होगा कोविड-19 क्यों बोलते हैं इसको। पता किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता किया है, पता करिए। आप साइंस स्टूडेंट हो, आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसके बारे में अपने आस पड़ोस, एटलीस्ट अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार को बताइए कोविड-19 के बारे में। क्यों कोविड-19 आप पता करिए। वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे बच सकते हैं। एक थोड़ा सा एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप पढ़े भी होंगे, नो डाउट, इसमें कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि ये अभी क्लास 10th का टॉपिक था। एक स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में था, जिसमें आपने पढ़ा था मिसल्स के बारे में, है ना। मिसल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है, सुना होगा आपने, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब बहुत कुछ इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कोविड-19 से भी मिलती जुलती है। कैसे बता दूँ आपको। आपने सुना होगा कि जितना अधिक आप हाथ धोएंगे आप उतनी अच्छे से, उतनी अधिक सेफ हैं। क्यों बता दूँ मैं आपको। कहा जाता है कि अपना हाथ एटलीस्ट 20 सेकेंड तक धोएं। क्यों ऐसा होता है बेटा, जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, इसकी जो आउटर लेयर है वो फैट की बनी हुई है। और हम सब जानते हैं जो सोप होता है बेटा, वो सोप का जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ये फैट में डिज़ोल्व हो जाती है। तो जब अपने हाथ में आप सोप रगड़ते हैं, कस के अच्छे से अपने हाथों को सोप से साफ़ करते हैं, तो वो सोप जो होता है वो कोरोना वायरस की प्रोटीन और फैट लेयर को अपने साथ डिसॉल्व करके उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। डिसइंटीग्रेट करने से क्या होता है कि वो जो कोरोना वायरस होता है वो अलग हो जाता है बॉडी से, और आपकी बॉडी सेफ हो जाती है। ये आपका इवन आपकी ड्यूटी है कि आपने आसपास लोगों को बताइए कि हाथ जरूर धोएं, कहीं से भी आएँ, और दिन में जब भी मौका मिले अपने हाथों को साबुन से ज़रूर साफ़ करें। प्लस आपने सुना होगा 60%, 80% अल्कोहल सैनिटाइज़र। अब ये आप ढूंढिएगा सैनिटाइज़र कैसे। बहुत इजी होता है बेटा। अल्कोहल जो होता है, माउथ फ्रेशनर जो आते हैं, वो उनमें अल्कोहल होता है, कम परसेंटेज में होता है, क्योंकि वो जर्म्स को ख़त्म करता है। बट आपको ये ढूंढना है, पढ़ना है कि ये कोरोना वायरस से कैसे हम लोगों को बचाता है। प्लस इसके बारे में आप लोगों को बताइए। बट ये भी बताइए कि अगर अपना हाथ आप सैनिटाइज़र से धो रहे हैं तो उसे गीला ना करें पहले। अगर हाथ को पहले से गीला कर लेंगे तो जो सैनिटाइज़र होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने से उसकी इंटेंसिटी भी कुछ कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली जब भी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा आपको ऐसे ही कुछ टास्क दूंगा जो आपको पढ़ने होंगे। आई थिंक घर पे आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, आप भी काम आएगा। और जो बहुत बोर हो रहे हैं वो मुझसे मॉर्निंग में कॉल कर लिया करें, और जो मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ को दूंगा, एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए दूंगा। इवन मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको और अच्छे से समझा सकता हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करा सकता हूँ। बट इसके लिए आपको भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यह समझ लीजिए कि आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि इसको आप यूटिलाइज़ करिए। खैर, अब बढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर की तरफ। सोल्यूशन आप सब जानते हैं कि देख भी सकते हैं आपको, ये एनसीईआरटी बुक का इस चैप्टर का पहला पेज है, और ये आप लोग चाहें तो बुक डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और ना हो तो मैं पीडीएफ फाइल इसकी भेज दूंगा इस चैप्टर की। इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, और इसके प्रॉपर नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। ओके। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा।
तो इसमें जो इस पेज पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको एलॉय के बारे में दिया हुआ है। हाँ, एक वर्ड यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, पीपीएम। जो यहाँ पे पीपीएम दिया हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपने देखा होगा जब न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं कि इतना पोल्यूशन है, इतना ये, इतना वो, उसमें ये सब दिया होता है बेटा। ओके, फिलहाल हम लोग मेन पॉइंट चलते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर, और आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। हाँ, भले पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर के, जैसे एयर है, शुगर वाटर है, रेन वाटर है। इसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहता है। सिमिलरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, लाइक वेजिटेबल सूप, पिज्ज़ा, ब्लड, ग्रेवल। अब इसके बारे में आप नोट्स तैयार करिएगा और कुछ एग्जांपल्स अपने पास भी ढूंढिएगा। ये आप 9th में आई थिंक पढ़ भी चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो ये वो सॉल्यूशन होते हैं बेटा जिनमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो दो ही होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट आप सब जानते हैं, मैं डिवाइस कर देता हूँ आपको कि सॉल्यूशन में जो अधिक क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, पानी कहीं अधिक होता है, और एसिड कम होता है। एंड कंसनट्रेटेड में एसिड कहीं अधिक होता है, पानी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलें तो अगर जो अधिक होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए आपको सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में दे रखा है। ये आप लोग डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। एंड जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए वो मुझसे आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके बारे में आप लोग मुझसे ना समझ में आए तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको। गैसेस सॉल्यूशन का अगर देखिए आप तीनों चीज़ों में ध्यान से, तो ये गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन है। गैसेस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैसेस हैं, लिक्विड्स में लिक्विड है, सॉलिड्स में सॉलिड सॉल्वेंट हैं, जिनमें हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं लिक्विड सॉलिड गैस। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी कुछ कोशिश करिएगा, कुछ एग्जांपल आप लोग अपने पास से भी लिखने की कोशिश करिएगा। इसके नोट्स तैयार करिए और उसको मुझे ग्रुप पे सेंड करिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपके जो टॉपिक्स लिख रहे हैं आप लोग कैसा लिख रहे हैं। बिकॉज क्लास 12th में आप मान के चलिए केमिस्ट्री में जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और मैं पूरे साल बोलूँगा, फिर बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ दो चीज़ों पे अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। एक तो आपकी NCERT बुक्स हैं और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उन्हें अगर अच्छे से तैयार करोगे आप तो आप मोस्टली पार्ट तक मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं को तैयार करो, आप पूरा सिलेबस तैयार करो, बट इन दो टॉपिक पे NCERT क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इन पे बहुत ध्यान दीजिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से इसको नोट्स बना सकें, प्लस इसकी PDF फाइल में आपके ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन का अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व किया गया है। ऐसे कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, मैंने भी एग्जांपल दिया आपको। डाइल्यूट में एसिड बहुत कम होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में अधिक एसिड होता है, कम पानी होता है। ओके, सिमिलरली ये आपकी क्वांटिटेटिव एक वैल्यू है, लेकिन क्वांटिटी वैल्यू बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती है फॉर द, अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन के लिए या लैब के लिए। जो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव है ये आपकी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। जो क्वांटिटेटिव होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और क्वांटिटेटिव ही बेटा आपको
बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो क्वांटिटेटिव के लिए बेटा आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं अभी फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। कुछ यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे पहला देखिए है मास परसेंटेज। आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 यहाँ पर किया गया। अगर एग्जांपल देखिए 10% ग्लूकोज दे रखा है। 10% ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूशन के में 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। अगर हम कह रहे हैं कि 60% अमोनिया सोल्यूशन, तो 60% अमोनिया सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि 60 ग्राम अमोनिया जो है वो एक सोल्यूशन 100 ग्राम सोल्यूशन में, ध्यान रखिएगा ये मास है तो यहाँ पर हम लोग बात ग्राम में, या हालांकि किलोग्राम बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, ग्राम में मिलीग्राम में करेंगे हम लोग। ठीक है कि 60% का मतलब ये होगा कि अगर हम मान लें सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है तो उसमें 60% अमोनिया ली गई है। अगर हम कह रहे हैं कि 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन है तो 40%, अब अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड होता है, बट उसको अगर हम लोग ग्राम में लें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 40 ग्राम अल्कोहल में 60 ग्राम पानी में मिलाकर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया गया। यही कहते हैं हम लोग 100 ग्राम के सोल्यूशन में 40% दैट इज़ 40 ग्राम अल्कोहल मिलाया गया है, रेस्ट ऑफ द वाटर, या कोई और सॉल्वेंट ले सकते हैं जो जिसमें वाटर, इसमें अल्कोहल डिजॉल्व हो। ओके, इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि ये मास परसेंटेज है, तो हम लोग इसको अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको कंसीडर करना पड़ेगा 100 ग्राम सोल्यूशन, बताऊंगा अभी आपको मैं आगे। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वो पहले हमने बात की मास परसेंटेज की, वैसे ही यहाँ बात करते हैं हम लोग वो वॉल्यूम परसेंटेज की। यहाँ भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है और उसमें कितना कंपोनेंट वॉल्यूम में मिलाया गया है। ओके, और चूँकि परसेंटेज निकालना है तो हम लोग उसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका एग्जांपल मैं बोलूँ आपको 10% अगर ग्लूकोज सोल्यूशन है तो ग्लूकोज लिक्विड में वॉल्यूम में हमें लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखा है 10% इथेनॉल सोल्यूशन। ओके, तो जिस तरह से मास परसेंटेज हमने निकाला है वैसे ही हम लोग इसका वॉल्यूम परसेंटेज से पता कर सकते हैं कि कितने ग्राम, कितने ml या कितने लीटर। अगर हम लोग 100 ml ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ बोलेंगे 10 ml इसमें इथेनॉल है। अगर हम बात करते हैं 1 लीटर की तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अल्कोहल निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितना हम लोग वॉल्यूम कितने में ले रहे हैं से, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पढ़िएगा ज़रूर आप लोग बुक से, आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो क्लास 12 की उससे भी पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम W/V। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मास परसेंटेज में देखिए यहाँ पर W/W दे रखा है। यहाँ पे W/W का मतलब क्या हो गया है कि कितना मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए, ध्यान से देखिए तो V/V दे रखा है, कितना वॉल्यूम कंपोनेंट का अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है मास बाय वॉल्यूम W/V। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका सबसे ये इम्पोर्टेंट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। इसका एग्जाम्पल ये आपने सबसे पहले अधिक देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, जब सर्दी के मौसम में दिल्ली में उसके आसपास जब पोल्यूशन बढ़ता है तो वहाँ पर ppm में दिखाते हैं। ppm का मतलब होता है कि पर मिलियन एरिया में या कंपोनेंट्स में कितने डस्ट पार्टिकल हैं या जो गैसेस होती हैं खतरनाक गैसेस, मैंने आपको बताया भी था पहले, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कितना उनका पार्ट मौजूद है पर मिलियन में। देखिए यहाँ पर 10⁻⁶ से की गई है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको मिलियन में निकालना पड़ता है। बिकॉज अगर हमें और कोई पार्ट निकालने हों बेटा अलग बात है, बट हमें पूरा इन्वायरमेंट का देखना होता है तो हम लोग उसको
ppm में लेते हैं। इसे पढ़ के देखिएगा, जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि इसमें ऐसा नहीं जो ना समझ में आए आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए जानना जरूरी होता है कि मोल्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको बेटा, मोल्स निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर हम किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो हमें उसका मास पता होना चाहिए, कितने मास में निकालना है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास कंपाउंड के लिए। अगर हमें निकालना है एटम का, ये एलिमेंट के निकालने हैं, तो हम लोग क्या याद करेंगे, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ द एलिमेंट अपन, सॉरी हाँ, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं समझाऊँ अगर आपको, कि अगर 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जब प्रॉफिट बांटने की बात आएगी तो जो टोटल प्रॉफिट आया है वो तीनों में जितना जितना रुपया उन्होंने लगाया हुआ है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। यही एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली आपको क्लास 11th में समझाया था। वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 3 कंपोनेंट हैं A, B, C, और इन तीनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Na, Nb एंड Nc हैं, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा XA, वो देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं A और B, तो क्या आ रहा है Na अपॉन Na प्लस NB। सिमिलरली हम लोग अगर 3 कंपोनेंट लेंगे तो ये बन जाएगा XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ओके, अब अगर हम सभी का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, तीनों का A, B, C का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल लें, दैट इज XA, XB और XC, और तीनों को जोड़ें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इनका सम जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ओके, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें क्या होगा कि आपको अगर 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो 1 से माइनस करेंगे, दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल आएगा। क्योंकि ये इसमें हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे। ओके, जितने भी कंपोनेंट होंगे, और फिर हम लोग उनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है मोल फ्रैक्शन, इसका फार्मूला क्या होता है C2H6O2। इसका हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, ऐसे हम सब जानते हैं इन सब का एटॉमिक मास। और उसके बाद 20% सोल्यूशन है बाई मास। अब बाई मास है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में दे रखा है बेटा, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 100 ग्राम सोल्यूशन यहाँ पर माना गया है, कंसीडर किया हम लोगों ने कि ये 100 ग्राम सोल्यूशन है। उसके बाद अगर 100 ग्राम लिया है, 20% इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 20 ग्राम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, और साथ में जो रिमेनिंग पार्ट होगा 80 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला है, देख सकते हैं आप, मोलर मास ऑफ C2H6O2 का मोलर मास यहाँ पर निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको याद भी होगा कार्बन कितना होता है, कितना हाइड्रोजन का होता है, कितना ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मोल्स निकाला है C2H6O2 का एंड वाटर का। यहाँ पे ये और ये फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया इन्होंने, मास अपॉन मोलर मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इसका निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से
ये यहाँ पर निकाला गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इन्होंने फिर से इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर रखा है फार्मूले में, और फार्मूले में निकाल कर यहाँ पर दोबारा निकालना है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि आप 1 से सीधे माइनस करने के बाद भी इसको निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये नहीं कि आपको 2 ही फ्रैक्शन है, 2 ही कंपोनेंट है तो एक का मोल फ्रैक्शन निकालिए, दूसरे को 1 से माइनस कर दीजिए, फिर भी आसानी से निकल आएगा। और चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऊपर दे रखा है। चलिए, अभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और होंगे, बट याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे कंपोनेंट के यूजिंग फार्मूला जो मैंने बताया आपको। फार्मूला भी लिख लीजिएगा। मोस्टली कंपाउंड के लिए इसमें आएगा तो जो फार्मूला होगा वो होगा मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद इसमें आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेटा एक पार्ट। ओके, तो जिसका जिस कंपोनेंट का निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी, इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलर, ओके, मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और इसको हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी आप लोग मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने आपको क्लास 11th में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। शायद जो बच्चे जुलाई में आए थे वो टॉपिक नहीं पढ़ पाए थे, बट ये आपको मैंने एग्ज़ाम में दिए भी हैं क्वेश्चन, तो आई थिंक इनसे अवेयर भी होंगे आप लोग। जो मोलर कंसंट्रेशन होता है बेटा, वो उसका जो अगर सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। मोलर कंसंट्रेशन में हम लोग जो वॉल्यूम लेते हैं वो पूरे सोल्यूशन का लेते हैं, बट जो मोलर कंसंट्रेशन होता है या मोलरिटी होती है स्मॉल m, उसमें हम लोग ऊपर तो हम लोग लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट नीचे हम लोगों को लेना पड़ता है मास ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत ध्यान रखिएगा इसका कि जो मोलरिटी होती है उसमें हम लोग जो निकालते हैं वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ताकि मोलरिटी में हम लोग निकालते हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट में। ओके, प्लस अगर हम लोगों ने इसको जो वॉल्यूम लिया है अगर हम लोग लीटर में ले रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला है आपके सामने अगर हम लोग लीटर में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम मिली लीटर में ले रहे हैं, जैसा कि मैं आपको लैब में सोल्यूशंस तैयार भी करवाऊंगा, ml में ही मोस्टली तैयार कराते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर हम लोग इसको मिली लीटर में लेते हैं तो। ओके, चलिए अब इसकी हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट पे कभी कभी हम लोग कैपिटल M लिख भी देते हैं कि 2.5 कैपिटल M, 3.9 कैपिटल M, लेकिन इसकी यूनिट जो होगी वो होगी मोल पर लीटर, क्योंकि फार्मूले में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर, तो उसका जो बनेगा फार्मूला यूनिट वो बनेगी मोल पर लीटर। ml भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स कि आप कितना वॉल्यूम सोल्यूशन में ले रहे हैं। ये देखिए दिया है फार्मूला, यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है। आपको मोलरिटी निकालनी है एक सोल्यूशन की जिसमें NaOH घोला गया है 5 ml इन 450 ml सोल्यूशन में। अब चूँकि बेटा ये आपका 450 ml सोल्यूशन दे रखा है, और अगर आपको मैं पहले बताया था आपको ml में है तो उसमें आप 1000 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 1000 से डिवाइड कर दिया है इसको लीटर में चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, और उसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मोल्स निकाले गए। ओके, मोल्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मास अपॉन मोलर मास। ओके, उसके बाद यहाँ पर
इस फार्मूले में रखकर इसकी मोलैरिटी निकाली जा सकती है। मैंने बताया था फार्मूला आपको। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल एम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल एम लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बाद में इस मोल पर लीटर को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी चेंज कर दिया गया है। वो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सोल्यूशन जैसे न्यूमेरिकल में दे रखा हो वैसा भी आप ml में रख सकते हैं, आप लीटर में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, मैंने बताया था अभी आपको मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो फार्मूला है बहुत ध्यान से देखिए। तो इस फार्मूले में आपको ये देखिए बात बन गया। इस फार्मूले को देखिए ध्यान से, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, अभी कोशिश करिए ढूंढने की, कहीं मिले नहीं तो मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग जब मोलैरिटी निकालते हैं तो हम लोग सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, कोई रीजन है इसके पीछे। अगर देखिए ध्यान से, किलोग्राम में लिया हुआ है, वही तरीका मैंने बताया था आपको। ग्राम में दिया हुआ है तो आपको 1000 में इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किलोग्राम में दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे ही रख सकते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो अक्सर आता भी है, उसको आप लोग कोशिश करिएगा याद करने की कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, लैब में अगर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो कौन सी क्वांटिटी बेहतर रहती है, मोलैरिटी या मोलैलिटी? ओके, इसका आंसर ढूंढिएगा, इसी बुक में दे रखा हुआ है और शायद मैंने आपको ये लेंथ में बताया भी था। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको ग्रुप पे आंसर भी दे दूंगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक पहले जितना मैं टॉपिक पढ़ाया है इस टॉपिक को पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। देखिए इसमें ही आगे ये दे रखा है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। और ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 22.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, अगर 75 ग्राम में मिलाया गया है तो इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो वही फार्मूला, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा, फिर उसको आप लोग ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, या फार्मूले में इंटू 1000 करके हम लोग इसका फार्मूले से निकाल सकते हैं। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद आप इस फार्मूले से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अब कुछ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो अक्सर एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। ओके, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसके एनसीईआरटी के आंसर्स हर जगह मौजूद हैं, बट अगर आपने एनसीईआरटी के आंसर्स कॉपी किए तो बेटा ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, अपने आप करिए, नहीं समझ में आ रहा है आप कॉपी सामने रखिए, मुझे फ़ोन करिए। ओके, अगर मैं फ्री हुआ तो ज़रूर आंसर दूंगा और मैं आपके लिए फ्री हो भी जाऊंगा। ओके, बट आपको ये क्वेश्चन करके कैसे भी अपने आप करना है, और शायद इसके एनसीईआरटी में ही इसका आंसर भी दे रखे होंगे। सो थैंक यू, ये क्वेश्चन करिएगा, साथ में मैं ग्रुप पे कुछ और क्वेश्चन डालूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, सो हियर इट इज़ आई थिंक इनफ फॉर टुडे। और मतलब ये पहला वीडियो ऑडियो जो समझ सकते हैं था मेरा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, गलत पढ़ा दिया हो, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस है। बट हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं इसमें और अधिक इम्प्रूव करता जाऊंगा आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको इसमें पढ़ा सकूं। इसीलिए मैंने आज टॉपिक ऐसा लिया है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है। और जैसा भी हो करिए, आप लोग मेहनत करिए। और अब आपकी मेन बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आ चुकी है, क्लास 12th।
एंड ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार की देखभाल करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हम मुझसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।